हाथरस कांड की बड़ी जानकारी के साथ आज बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि सीबीआई लगातार ताबड़तोड़ तरीके से अपनी जांच को आगे ले जा रही है और इसी कड़ी में अब पीड़िता के भाई से 4 घंटे की सीबीआई की पूछताछ। तकरीबन 4 घंटे सीबीआई की पूछताछ चली है। हाथरस की पीड़िता के भाई से सीबीआई ने आज ताबड़तोड़ वहां पहुंचने के बाद से ही सीबीआई की टीम मौका वारदात पर, जहां पर पीड़िता की चिता जलाई गई थी, वहां पर इन तमाम जगहों पर गई। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, काफी तेज रफ्तार से जांच हो रही है, लेकिन ये 4 घंटे पीड़िता के भाई से पूछताछ, क्या समझे? देखिए अंजना, 4 घंटे पीड़िता के भाई से पूछताछ सीबीआई ने किया है एक जगह पर, जहां पर सीबीआई ने पूछताछ के लिए अपना एक कंट्रोल रूम बनाया है। और यहां पर उन्होंने जब 3:40 पर पीड़िता के भाई से उनके घर में जाकर के कुछ देर तक पूछताछ की और उसके बाद उनको लेकर के सीधे जो कृषि भवन है हाथरस का, यहां पर उन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन रूम बना रखा है और यहीं पर उनसे 4 घंटे लगातार पूछताछ की गई। जानकारी ये मिल रही है कि इससे पहले सीबीआई की टीम ने उस मौकाए वारदात पर भी गई थी, जहां पर सीन ऑफ क्राइम यानी 14 सितंबर में जो आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था, और उस जगह पर भी पीड़िता के भाई को बुलाया था और वहां पर करीब 2 घंटे से ज्यादा पीड़िता के भाई से सारी जानकारी हासिल की। साथ ही पीड़िता के भाई को, जो बड़ा भाई है, उनको उस जगह चारों तरफ जो खेत थे, उन चारों तरफ खेत में भी लेकर के सीबीआई की टीम गई थी। सीबीआई की टीम लगातार पीड़िता के जो बड़े भाई हैं उनको पूछताछ के लिए अंतिम संस्कार जिस जगह पीड़िता का किया गया था वहां पर भी लेके गई थी अंजना, और वहां भी उनको रोक करके रखा था 30 से 40 मिनट तक सीबीआई की टीम ने। तो सीबीआई की टीम अब एक जगह सीधे कंसंट्रेट होकर के पूछताछ कर रही है और जानकारी मिल रही है कि कई ऐसे सवाल उनसे किए जा रहे हैं। जानकारी ये भी मिली है सूत्रों के मुताबिक कि पीड़िता का जो बड़ा भाई है बहुत सारे बयान बदल रहे हैं, तो सीबीआई इसी वजह से उनसे पूछताछ करना चाहती है और इसीलिए लंबा समय उन्होंने लिया है। 4 घंटे उनसे आज ताबड़तोड़ पूछताछ किया। उसके बाद अब से थोड़ी देर पहले सीबीआई की टीम जो कृषि भवन है हाथरस का, वहां से लेकर के उनको गांव की तरफ निकली है। अब कहां ले गई है, अभी इसकी छानबीन आज तक की टीम कर रही है कि कहां पर उनको लेकर के गांव जा रही है या फिर कहीं दूसरी जगह लेकर के जा रही है, वो देखा जा रहा है। लेकिन लगातार सीबीआई की टीम ने आज सबसे ज्यादा पूछताछ पीड़िता के बड़े भाई से किया है। अंजना। जितेंद्र बहादुर सिंह, बड़ी खबर आप दे रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। अपने दर्शकों को ये पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके जरिए वो समझ जाएंगे कि जब आज सीबीआई की टीम पहुंची उसके बाद से किस तेजी से पूरी जांच आगे बढ़ रही है। जो जानकारी आई उसके मुताबिक मौका वारदात पर जहां घटना घटी थी, जहां पर पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया, इन तमाम जगहों पर सीबीआई की टीम पहुंची और पीड़िता के भाई से लंबी पूछताछ हुई है। हाथरस की निर्भया के साथ 14 सितंबर को जो कुछ हुआ अब सच छिप नहीं पाएगा, क्योंकि हाथरस के बुलघड़ी गांव में सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। केस बड़ा है, पड़ताल बड़ी है और हाथरस की निर्भया को इंसाफ दिलाने की चुनौती भी बड़ी है। ठीक 1 महीने बाद हाथरस की निर्भया का केस सीबीआई के हाथ में आया तो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी फुल एक्शन में आ गई। इतना तगड़ा एक्शन कि सीबीआई के सारे अफसरों ने हाथरस के बुलगढ़ी गांव में जाल सा बिछा दिया। सीबीआई की टीम मौकाए वारदात में हाथरस के बुलगढ़ी गांव में इस वक्त पहुंच चुकी है। आप लाइव तस्वीरें इस वक्त आज तक पर देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरी सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची हुई है। जो मौकाए वारदात घर से करीब 400 से 500 मीटर की दूरी पर मौजूद है, यहां पर सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। सीबीआई की टीम इससे पहले चंदपा थाना अब से थोड़ी देर पहले पहुंची थी और वहां पर जो सीनियर अधिकारी थे उन लोगों से बातचीत करने के बाद अब घटना स्थल पर सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची हुई है और जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं उनसे इस वक्त मंत्रणा कर रही है। सीबीआई की टीम अब अंदर जो वारदात वाली जगह है, जहां पर आरोपियों ने पूरी घटना को अंजाम दिया था, उस जगह पर यहां पहुंच करके वो सीन देखेगी कि किस तरीके से आरोपियों ने पूरी घटना को अंजाम दिया था। इस पूरी टीम में एक महिला अधिकारी भी मौजूद हैं जो कि सीमा पाहुजा हैं। इनको ये माना जाता है कि तेज तर्रार ऑफिसर हैं और ऐसे विषय पर वो बेहतरीन जांच करती हैं। सीबीआई ने खासतौर पर इस टीम में इनको शामिल किया है।
हाथरस की निर्भया के केस को टेक ओवर करने के बाद आज पहली दफा सीबीआई की टीम बुलगढ़ी गांव में दाखिल हुई और बिना रुके बिना सुस्ताए सीधे क्राइम सीन पर पहुंच गई। सीबीआई की इस पड़ताल को आज तक ने अपने कैमरे में कैद किया। आज तक पर आप इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं कि सीन ऑफ क्राइम वाली जगह पर सीबीआई की टीम इस वक्त पहुंची हुई है। सीबीआई की टीम के साथ फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट भी मौजूद हैं जो इस पूरी टीम में शामिल हैं। 15 लोगों की ये टीम है और इस टीम में लगातार छानबीन की जा रही है कि किस तरीके से मौकाए वारदात वाली जगह पर आरोपियों ने पूरी घटना को अंजाम दिया। जानकारी ये पता चली है कि सीबीआई इससे पहले तमाम दस्तावेज जो चंदपा थाने से उसने इकट्ठे किए हैं, जो केस डायरी है, उसको भी इकट्ठा कर लिया है। अब सीबीआई इस पूरे मामले में जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसके आधार पर बढ़ रही है। हाथरस में सीबीआई का ऑपरेशन 15। हाथरस कांड को लेकर फुल एक्शन में सीबीआई, क्राइम सीन से लेकर अंतिम संस्कार की जगह की पड़ताल। हम आपको बता दें कि सीबीआई ने हाथरस कांड के मुख्य आरोपी के खिलाफ गैंगरेप, हत्या का प्रयास और हत्या के साथ साथ SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज की। सीबीआई की टीम जैसे ही आज क्राइम सीन पर पहुंची तो पहले पीड़िता के भाई को क्राइम सीन पर लाया गया। क्योंकि पीड़िता की मां की तबीयत खराब होने के चलते वो अस्पताल गई थी, लिहाजा सीबीआई की टीम ने उन्हें अस्पताल से एम्बुलेंस के जरिए सीधे क्राइम सीन पर बुलाया। पीड़िता के परिवार के 2 सदस्य इस वक्त क्राइम सीन पर मौजूद हैं। पीड़िता की मां अब से थोड़ी देर पहले इस एम्बुलेंस के जरिए, उनकी तबीयत खराब हुई थी, उनको यहां से हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके बाद जब ये वापस लौट रही थी तो क्राइम सीन पर उनको रोका गया है। क्राइम सीन पर पीड़िता के भाई भी मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि आज तक को जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है उसके मुताबिक पीड़िता के भाई और मां से तमाम जानकारियां ली जा रही हैं कि 14 सितंबर को जिस दिन घटना हुई थी, जिस दिन वारदात को आरोपियों ने अंजाम दिया था, उस दिन आप लोग कहां पर मौजूद थी। भाई जो हैं उनसे काफी देर से जानकारी ली जा रही है, जब से यहां पर सीबीआई की टीम पहुंची है, और पीड़िता की मां से भी वो तमाम जानकारियां ली जा रही हैं, क्योंकि पहली शख्स पीड़िता के परिवार से उनकी मां ही है जो कि यहां पर उस पीड़िता के साथ मौजूद थी। तो वो एक महत्वपूर्ण सबूत के तौर पर सीबीआई को जानकारी देंगी कि किस तरीके से उस दिन घटना को आरोपियों ने अंजाम दिया था। सीबीआई ने पीड़िता की मां और भाई से पूरी वारदात के बारे में पूछताछ की। सूत्रों की माने तो सीबीआई ने भाई से जो सवाल किए वो इस तरह हैं। आपको वारदात की जानकारी कैसे हुई? आपने उस दिन क्या क्या देखा था? आप कैसे अपनी बहन को लेकर अस्पताल पहुंचे? वारदात के वक्त पीड़िता की हालत कैसी थी? आपने मौका वारदात पर किस किस आरोपी को देखा था? जिस दिन वारदात हुई उस दिन पीड़िता अपनी मां के साथ मौजूद थी। ऐसे में सीबीआई ने पीड़िता की मां को भी मौके पर बुलाया और पूरी जानकारी ली। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने पूछा कि वारदात के वक्त वो किस जगह मौजूद थी, उस वक्त पीड़ित बेटी ने उनसे क्या कहा था, खेतों में कोई और भी था जिसने आपको देखा हो, क्या आपने मदद के लिए किसी को आवाज लगाई? आवाज लगाई थी तो कौन कौन आया था? सीन ऑफ क्राइम का पूरा मुआयना और पड़ताल करने के बाद सीबीआई के अफसर उस जगह पर भी पहुंचे जहां हाथरस की निर्भया का शव जलाया गया था। हाथरस मामले में सीबीआई की टीम क्राइम सीन पर 11:30 बजे के आसपास पहुंची थी और उसके बाद वहां पर कई घंटे तक उसने जांच की। और अब आप उस जगह को देख रहे हैं जहां पर पीड़िता के शव को जलाया गया था। 29-30 सितंबर की रात को ये शव जलाया गया था और इस बात को लेकर के परिवार वाले लगातार सवाल उठा रहे थे। उनका ये कहना था कि परिवार वालों से बिना पूछे इस शव को यहां के लोकल प्रशासन ने जला दिया। इस बात को लेकर के हाई कोर्ट में भी पीड़िता के परिवार ने अपनी बातें रखी थी, लेकिन आज सीबीआई की टीम यहां पर मौजूद है और वो लगातार उन तमाम जगहों की छानबीन कर रही है जिसमें अंत्येष्टि जो पीड़िता का किया गया था उस जगह पर भी सीबीआई की टीम पहुंची हुई है और उसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी मौजूद है सीबीआई के। वो जानकारी हासिल कर रहे हैं कि पीड़िता का शव जलाया गया था। उस समय ये बात आई थी कि कैरोसिन ऑयल का इस्तेमाल किया गया था पीड़िता के शव को जलाने के लिए। इसमें जो पुलिस और प्रशासन के जुड़े हुए लोग हैं उनका बहुत ही सवाल उनके ऊपर उठ रहे थे कि उन्होंने किस तरीके से पीड़िता का शव जला दिया। अब सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर के यहां पर उस जगह आप देख रहे हैं कि कैसे जो सीबीआई टीम में फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो पूरी छानबीन कर रहे हैं, वो तमाम एलिमेंट्स यहां पर ले रहे हैं और बगल में जो शख्स वहां पर खड़ा हुआ है वो वीडियोग्राफी भी कर रहा है। हाथरस कांड में सीबीआई पूरी सतर्कता के साथ काम कर रही है।
इसीलिए पूरे क्राइम सीन की वीडियोग्राफी कराई गई। सीबीआई के अफसरों ने इंच टेप से मेन सड़क और क्राइम सीन की दूरी भी नापी और सारे सबूतों और फॉरेंसिक नमूनों को एक बॉक्स में इकट्ठा करते रहे। मौका वारदात से 50 मीटर तक पुलिस ने सख्त घेराबंदी की हुई थी। इंक्वायरी तो वहाँ शमशान में गई और जहाँ भी घटना स्थल वहाँ पे भी गई, घर पे भी आए, वो भी पूछताछ करी। यहाँ पे घर पे भी क्या आप कहाँ थे, पिताजी से भी करी, मेरे से भी आप कहाँ थे, तो यही पूछताछ करी। बाकी फिर चले गए वो पूछताछ। हाथरस के बूलगढ़ी गांव में सीबीआई की टीम पूरे 3 घंटे तक रही। क्राइम सीन से लेकर अंतिम संस्कार की जगह और पीड़िता के घर पर भी सीबीआई के अफसर गए और आखिर में सीबीआई की टीम पीड़िता के भाई को अपने साथ ले गई। यही गाड़ी है जिसमें पीड़िता के भाई, जो सबसे बड़े भाई हैं, उनको ले जाया जा रहा है। इसी गाड़ी में पीड़िता के भाई को सीबीआई की टीम लेकर के इस वक्त जा रही है। सीबीआई की टीम यहां घर में कुछ देर तक रुकी हुई थी और उसके बाद अब ये एक एक करके सीबीआई की गाड़ियां यहां पर निकल रही हैं। आप देखिए, यहां पुलिस का जो स्थानीय प्रशासन है वो भी अमला पूरा मौजूद हुआ है और सीबीआई के अधिकारी अब यहां से निकल रहे हैं। सीबीआई के अधिकारियों ने आज 11:30 बजे यहां पर सीन ऑफ क्राइम वाली जगह पर पहुंची थी और उसके बाद यहां सीन ऑफ क्राइम पर छानबीन किया। करीब 11:30 बजे से 2:15 बजे तक सीन ऑफ क्राइम वाली जगह पर सीबीआई की टीम मौजूद थी। इसके अलावा घर पर भी आकर के सीबीआई की टीम ने पूरी छानबीन की। यही नहीं, जहां पर पीड़िता के शव का अंत्येष्टि किया गया था वहां पर सीबीआई की टीम गई हुई थी और फॉरेंसिक टीम भी सीबीआई की मौजूद थी और यहां पर पूरी छानबीन करने के बाद सीबीआई की टीम अब निकल रही है। पीड़िता के जो भाई हैं उनको सीबीआई की टीम इस वक्त यहां से लेकर के जा रही है, उनसे आगे की पूछताछ करेगी। इससे पहले पीड़िता के भाई से सीन ऑफ क्राइम वाली जगह पर भी पूछताछ सीबीआई ने किया था और काफी देर तक पूछताछ सीबीआई की टीम की तरफ से की गई थी, जिसमें उनकी मां को भी बुलाया गया था और उसके बाद अब सीबीआई की टीम यहां से निकल चुकी है। सूत्रों की माने तो सीबीआई कोर्ट से चारों आरोपियों की कस्टडी की मांग करेगी और उनसे भी पूछताछ करेगी। इसके अलावा सीबीआई पीड़िता की मां से मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने को भी कह सकती है। सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ हफ्ते तक सीबीआई की टीम हाथरस में ही रहेगी। राजेश सिंघल के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, हाथरस, आज तक। तो इस रिपोर्ट में आपने देखा हाथरस कांड की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है, लेकिन दूसरी तरफ पीड़िता के परिवार ने एक सौगंध खाई है। सौगंध ये कि जब तक बेटी को इंसाफ नहीं मिलता है उसकी अस्थियां विसर्जित नहीं करेंगे और यही वजह है, माना जा रहा है कि परिवार को लगता है न्याय इंसाफ नहीं हो रहा है। हाईकोर्ट में भी पेशी के दौरान उन्होंने ये अपील की थी कि केस को यूपी से ट्रांसफर कर दिया जाए। हाथरस की निर्भया के लिए उसका परिवार लड़ रहा है, भिड़ रहा है, इंसाफ की गुहार लगा रहा है। पहले एसआईटी आई, अब सीबीआई आई है। हाईकोर्ट में पीड़िता के परिवार ने इंसाफ की दरकार लगाई है, लेकिन हाथरस की निर्भया के परिवार ने एक सौगंध भी खाई है। जी हां, सौगंध इंसाफ की, सौगंध न्याय की, सौगंध बिटिया की अस्थियों को विसर्जित न करने की। जी हां, हाथरस की निर्भया का परिवार कह रहा है, जब तक उनकी बिटिया को इंसाफ नहीं मिल जाता वो अपनी बिटिया की अस्थियों का विसर्जन नहीं करेंगे। अस्थियों का विसर्जन करेंगे? अभी नहीं करेंगे, जब हमें न्याय मिल जाएगा वो उसके बाद में देखेंगे। मतलब जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक अस्थियों को विसर्जन नहीं करेंगे। अस्थियां हैं वो आपने विसर्जित कर दी या नहीं? जी नहीं, विसर्जित अभी नहीं करेंगे। जब तक न्याय नहीं होगा, जब तक नहीं विसर्जित करेगा और ये भी जब तक पूरी तरह से पता नहीं पड़ जाएगी मनीषा की अस्थियां जब तक हम नहीं करेंगे। हाथरस कांड में पीड़िता की चिता की आग तो कब की ठंडी हो चुकी है, लेकिन परिवार के सीने में इंसाफ की आग आज भी धधक रही है। उन्होंने भी यही बोला कि ये जो भी अधिकार आपको किसने दिया। जी हाँ, हाथरस की निर्भया का परिवार दोषियों के लिए फांसी की मांग कर रहा है। जब तक क्या चाहते हैं उनमें न्याय में हम लोग फांसी चाहते हैं, लोगों का जो भी कुछ कराया फांसी चाहिए हमें। तो हाथरस कांड में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सोमवार को यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई।
हाई कोर्ट ने जहां एक तरफ सरकार को कटघरे में खड़ा किया, वहीं दूसरी तरफ पीड़िता के अंतिम संस्कार के मुद्दे पर यूपी पुलिस के सीनियर अफसरों से कई सख्त सवाल भी किए। अंतिम संस्कार को लेकर कोर्ट ने एडीजी प्रशांत कुमार से पूछा कि अगर उनकी अपनी बेटी होती तो क्या वो बिना चेहरा देखे उनका अंतिम संस्कार होने देते। अदालत ने हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार समेत कई अफसरों को भी आड़े हाथों लिया। अदालत ने इन अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए बिना परिवार की सहमति के अंतिम संस्कार करने के मुद्दे को लेकर डीएम को फटकार लगाई। जज ने डीएम से ये भी कहा कि जिस अंतिम संस्कार में गंगा जल का इस्तेमाल होता है, उसमें आपने केरोसिन तेल का इस्तेमाल कर शव को जला दिया। राज कह रहा है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा गैदरिंग थी, जबकि ऐसा नहीं था। हार्डली 50 से 60% थे। जब नाइट में अंतिम संस्कार किया गया, जो रिलेटिव्स थे उनके गांव के कुछ लोग थे, जबकि वहाँ पुलिस फोर्स बहुत ज्यादा थी, करीब 200 से 300 की संख्या थी। तो लॉ एंड ऑर्डर तो बिगड़ ही नहीं सकता था। पुलिस के पास आम से अपने तरीके, अपना मेथड है, वैसे वो वर्क करती, लेकिन एटलीस्ट उस बेटी को सुबह 5 बजे तक उनको अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, परिवार को दिखाया जाता। सूत्रों की माने तो अदालत में यूपी के एडीजी समेत तमाम अफसर कोर्ट के सवालों का जवाब नहीं दे सके। अधिकारियों से सवाल जवाब के अलावा हाईकोर्ट ने पीड़िता के परिवार से भी बात की। जी हाँ, उन्होंने पूछा था डीएम साहब से कि आपने जो क्रिमेशन जो किया गया है कि इनकी पीड़िता परिवार की इजाज़त से किया गया, तो बोल रहे थे कि हाँ हमने तो इजाज़त पूछ ली थी। वो भी वहाँ पर झूठ बोल रहे थे बहुत ज्यादा। वो आपसी में मतलब इंग्लिश में बात कर रहे थे, हमें तो उस चीज की जानकारी। आपके सामने किसी अफसर को फटकार भी लगी, चाहे डीएम हो? हाँ, डीएम साहब थे। कोई बताया कि मतलब पूछे थे कि आपसे पूछा था हॉस्पिटल में आपको डेड बॉडी मिली थी। हमने बोला हमें तो मिली नहीं, हमें तो बताया भी नहीं, गुमराह कर दिया हम लोगों को। तो क्या अदालत ने सिर्फ ये जानना चाहा कि अंतिम संस्कार आप लोगों की मर्जी से क्यों नहीं हुआ, या और भी कुछ जानना चाहा अदालत? यही पूछा था उन्होंने कि आपकी मर्जी से हुआ या इन्होंने जबरदस्ती करा। तो हमसे और गैंगरेप के बारे में भी कुछ सवाल पूछा गया। सुनवाई के दौरान पीड़िता के परिवार ने हाईकोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए 3 तरह की मांग की। पीड़िता के परिवार ने कोर्ट से कहा कि वो इस मामले को यूपी के बाहर के किसी राज्य में ट्रांसफर करने का आदेश दे। इसके अलावा परिवार ने अनुरोध किया कि सीबीआई जांच के सभी तथ्य जांच पूरी होने तक पूरी तरह से गोपनीय रखे जाएं। साथ ही जांच की अवधि में परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। सरकार का जाति चेहरा, योगी सरकार का अपराधियों को संरक्षण, योगी सरकार को बलात्कारियों को, दरिंदों को बचाने वाला चेहरा कल माननीय न्यायालय के माध्यम से देश के सामने आ गया है। अदालत में यूपी सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए 2 नवंबर तक समय देने की मांग की। अब 2 नवंबर को सभी को कोर्ट में फिर से पेश होना होगा। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ राजेश सिंघल, हाथरस आज तक। हाथरस कांड पर है हमारी नजर, लेकिन अब आपको यूपी के गोंडा की यह घटना बताते हैं। 3 सोती हुई बेटियों पर कुछ लोगों ने तेजाब डाल दिया। 17 साल, 12 साल, 8 साल उनकी उम्र है। बड़ी बहन तो बुरी तरह से झुलस गई है। पुलिस प्रशासन न जाने क्या कर रहा है। सवाल तो ये उठता है कि यूपी में बेटियों पर इतना अत्याचार हो रहा है और पुलिस प्रशासन है कहां? गोंडा की वारदात ने समूचे उत्तर प्रदेश को दहला दिया है। जी हां, सोती हुई 3 लड़कियों पर दरिंदे तेजाब फेंक देते हैं और फरार हो जाते हैं। एसिड अटैक में बड़ी बहन गंभीर रूप से झुलस चुकी है, जबकि 2 छोटी बहनों पर भी तेजाब के छींटे पड़े हैं। हम इस वक्त मौजूद है उस जगह पे जहां पर थाना परसपुर और पस्का गांव में उस वारदात को अंजाम दिया गया, जहां 3 नाबालिग लड़कियों पर एसिड फेंका गया। ये वो घर है पस्का गांव में, और आप देख सकते हैं इस कमरे के अंदर रात में यहाँ पर वो तीनों लड़कियां सो रही थी और यहाँ एसिड के निशान है जब उनके ऊपर फेंका गया। और यहाँ से भागते हुए वो तीनों लड़कियां नीचे पहुंची, जिसमें जो सबसे बड़ी लड़की बताई जा रही है 17 साल की, उसका चेहरा झुलसा है, उसको सबसे ज्यादा हानि है। दूसरी जो बहन है उसकी 12 वर्षीय, उसके भी हाथ में झुलसा है, और उसके साथ ही जो सबसे छोटी बेटी है वो भी एसिड के अटैक से प्रभावित हुई है। इस पूरे मामले पर अभी तक जिस तरीके से परिवार का कहना है कि उनको इस बारे में जानकारी नहीं है कि उस समय कौन आया। 3 बहनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तेजाब के हमले में झुलसी अपनी बेटियों को देख एक पिता के बरबस आंसू निकल रहे हैं। एक बेहिसाब पिता
बेसुध रो रहा है। छत पे सो रहे थे हमारे बच्चे, बल्ली लगा के 2 मंजिल पर चढ़ गए, तेजाब फेंक दिया गया 3 जन के ऊपर। किसी पे शक है आपको? क्या लड़की ने कुछ बताया? कोई देख रहा, उसने देखा किसी को? अखिया में नाई दिया तब कहा देखी भैया। एक बेटी 17 साल की है, एक 12 और एक 8 साल की है। बड़ी बेटी एसिड अटैक में 35% झुलस चुकी है। वो हाई स्कूल पास है और पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर ये केमिकल कौन सा था। एक घर में फर्स्ट फ्लोर पे सो रही 3 बच्चियों के ऊपर केमिकल से अटैक हुआ है। ये केमिकल क्या है, अभी डॉक्टर्स इसकी छानबीन कर रहे हैं। जैसी जानकारी होगी आप मेडिकल रिपोर्ट में बताएंगे। इनका यहाँ इलाज चल रहा है। तीनों की स्थिति ठीक है। इनके परिजनों से बात हुई है। इनका अभी तक किसी पर शक नहीं है। इनको अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है कि कौन किया जा सकता है। यूपी में आखिर ये चल क्या रहा है? क्यों दरिंदों के हौसले इतने बुलंद हो रहे हैं? क्यों यूपी में बेटियों के साथ बर्बरता की जा रही है? आखिर यूपी पुलिस क्या कर रही है? अब यहाँ पे गोंडा पे देख ले 3 बच्चियां, वो भी दलित। तो ये किस तरह की कार्रवाई हो रही है और किस तरह का, आप एक तरफ कहते हैं कि कानून का डर बैठाया जा रहा है, लेकिन कानून का डर क्या सिर्फ शोषित लोगों को या शोषण करने के लिए बैठाया जा रहा है? दलितों के ऊपर ही क्यों हो? मैं मानता हूं कि ये जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, इनको मोदी जी हटाएं और इनके बस का नहीं। इनके बस का धर्म प्रचार तो संभव हो सकता है, मठ चला सकते हैं, लेकिन शासन प्रशासन नहीं चला सकते। पीड़िता पिता का कहना है कि घटना के बाद उन्हें लगा कि शायद सिलेंडर की आग में बेटियां झुलस गई हैं, लेकिन बाद में पता चला कि किसी अज्ञात शख्स ने तेजाब से हमला किया है। अभिषेक मिश्रा, गोंडा, आज तक। और अब बात महाराष्ट्र की खबरों की करेंगे, जहां पर बीजेपी मंदिर खोलो आंदोलन कर रही है, लेकिन इन सब के बीच शरद पवार ने नाराजगी जाहिर की है। जी हां, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपनी चिट्ठी में यह कहा था कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री सेक्युलर तो नहीं हो गए। हिंदुत्व की याद दिलाते हुए उन्होंने ये बात लिखी थी और कहा था कि मंदिर खोलने की जरूरत है। इस पर शरद पवार ने अपनी नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि राज्यपाल को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे से सेक्युलरिज्म पर चुटकी ली थी अपनी इस चिट्ठी के जरिए और इसी पर शरद पवार ने नाराजगी जाहिर की है। सौरभ अख्तारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, पहले उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुझे सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट, हिंदुत्व का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए किसी से, भगत सिंह कोश्यारी पर। अब शरद पवार भी राज्यपाल की भाषा पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। सौरभ जी देखिए, इससे अंजना ये साबित होता है, ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि महाराष्ट्र में जो सरकार है, जो 3 पार्टियों की सरकार है, वो बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है। जी देखिए, 3 पार्टियों की सरकार में शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी हमेशा से ये कोशिश करती है कि वो अपनी ताकत दिखाए। अब जिस तरीके से महाराष्ट्र में मंदिर की राजनीति हो रही है, उसमें आज हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो चढ़ गया। अब कैसे इस तरीके से आज पूरे दिन राजनीति होती रही, हमने देखा बीजेपी ने पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग मंदिरों के बाहर धरना दिया, उन्होंने पूजा अर्चना की। वहां तक महाराष्ट्र सरकार की बात है, वहां पर हम बात करें तो उनका कहना है कि महाराष्ट्र में कोविड के सबसे ज्यादा केसेस है। मुंबई में तो सभी जो रिकॉर्ड्स है वो टूट गए हैं। मुंबई की जो लाइफलाइन है लोकल, वो भी बंद की गई है और इसलिए उनका कहना है कि अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को खोलते जाएंगे तो ज्यादा बेहतर है, मंदिरों को अभी खोलना उचित नहीं है। बीजेपी का उस पर कहना है कि आप तमाम चीजें खोल रहे हैं, रेस्टोरेंट्स एंड बार को 9 से 11 बजे तक की परमिशन दे दी, लेकिन आप मंदिरों को नहीं खोल रहे हैं। अगर प्रोटोकॉल ठीक से फॉलो करेंगे तो मंदिरों को भी खोला जाएगा। लेकिन राजनीति जिस तरीके से हो रही है, अब एनसीपी चीफ शरद पवार ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर ये जो बातें कही है, इससे एक बात तो सही है अंजना की आगे के दिनों में जो इस पूरी मंदिर की राजनीति है, इसको जरूर तूल मिलेगा। बिल्कुल, और वही हो रहा है, वही हो रहा है। ये आपको सुनाते हैं प्रेम शुक्ला, बीजेपी के नेता, इस पर क्या कह रहे हैं। गुजरात के अधिकांश मंदिर खुले हैं। किसी मंदिर में जहां पर व्यवस्था संबंधी किसी प्रकार की समस्या हो रही है, वहां इस तरह का प्रस्ताव है।
अधिकांश मंदिर खुले। महाराष्ट्र में तो सारे के सारे मंदिर बंद है। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री महोदय स्वयं तो जाके विठ्ठल रखुमाई के दर्शन कराएंगे, लेकिन सामान्य भक्तों के लिए सारे मंदिर बंद हो जाएंगे। तो यहाँ तो विशेष है कि सिर्फ विठ्ठल रखुमाई का पूजन करने का अधिकार सिर्फ मुख्यमंत्री महोदय को होगा। आम जनता को उस अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। मंदिरालय खुलेगा लेकिन जो है देवालय बंद रहेगा। और आप चुनाव के पहले नारा लगाएंगे, पहले मंदिर फिर सरकार, और उसके बाद कहेंगे मंदिर बंद खुलेगा बाहर। तो ये तो अजीब बात हुई ना। तो आपने सियासी बयानबाजी सुन ली है। अब आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की चिट्ठी में ऐसा क्या था जिसकी वजह से शरद पवार नाराजगी जताए। आपको ये भी दिखाते हैं कि बीजेपी का ये मंदिर खोलो आंदोलन है क्या। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मैं हिंदुत्व को मानता हूं, मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए राज्यपाल साहब से। हिंदुत्व वाले उद्धव ठाकरे सेकुलर हो गए। मंदिर पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल में ठन गई। महाराष्ट्र में मंदिर पर महाभारत। महाराष्ट्र में बीजेपी कार्यकर्ता मंदिर खोलने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे तो उधर सूबे का सियासी पारा चढ़ गया। उद्धव ठाकरे सरकार पर बयानों के तीर चलने लगे। उद्धव के हिंदुत्व पर बीजेपी खेमे ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र में बियर बार, वाइन शॉप सब कुछ खुल जाता है, पर लोगों को महज 1 रुपए की अब तक सहायता मदद न देने वाली ये महाराष्ट्र की सरकार मंदिर खोलने पर अड़िग है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी का यही हिंदुत्व है? जब मर्जी आए तब सेक्युलर का चोला ओढ़ लो और जब मर्जी आए तब हिंदुत्व की बात जुबान पर लाओ। यह दोहरी बातें और गिरगिट की तरह रंग बदलना समस्त हिंदू समाज भली भांति जानता है। मंदिर की इस लड़ाई में बीजेपी ने तो उद्धव पर तीर छोड़े ही। राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी भेज दी। इस चिट्ठी में कोश्यारी ने तमाम राज्यों में मंदिर खोलने की नजीर दी और उद्धव के हिंदुत्व को ललकारते हुए लिखा, आप हिंदुत्व के मजबूत समर्थक रहे हैं। मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद अयोध्या जाकर आपने सार्वजनिक रूप से भगवान राम के प्रति अपनी श्रद्धा का प्रदर्शन किया था। आपने पंढरपुर के विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर में दर्शन किए थे और आषाढ़ी एकादशी की पूजा की थी। मुझे आश्चर्य है कि आप पूजा स्थलों को खोलने का आदेश नहीं दे रहे हैं। ऐसा करने के लिए आपको कोई दैवी आदेश मिला है या अचानक से आप सेकुलर हो गए हैं, जिस शब्द से आपको नफरत है। आज समय आ चुका है कि उद्धव ठाकरे जी आपको हिंदुत्व का प्रमाण पत्र और पाठ राज्यपाल महोदय से लेने का समय आ चुका है। आप इस बात को नकार नहीं सकते हो कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के विचारों से आपने प्रताड़ना कब की कर चुके हो। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की इस चिट्ठी ने महाराष्ट्र की सियासत में बवाल ला दिया। फौरन मुख्यमंत्री दफ्तर से भी उद्धव की तरफ से चिट्ठी टाइप की गई और राजभवन की तरफ रवाना कर दी गई। उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल को जवाब देते हुए इस चिट्ठी में लिखा, जैसे हम लोगों पर अचानक लॉकडाउन लगाना ठीक नहीं था, वैसे ही इसे एक बार में हटा देना ठीक नहीं है। और हाँ, मैं हिंदुत्व को मानता हूँ। मुझे आपसे हिंदुत्व के लिए सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। शिवसेना ने कभी न हिंदुत्व को नकारा है, न हिंदुत्व को भूला है शिवसेना, और न हिंदुत्व को भूलेगी। हिंदुत्व शिवसेना का प्राण है, आत्मा है, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। उद्धव ठाकरे ने राजभवन को अपने सियासी खत में ये भी लिखा, महाराष्ट्र में धार्मिक स्थल खोलने की चर्चा के साथ कोरोना के बढ़ते मामलों का भी ध्यान रखना चाहिए। जो लोग हमारे राज्य की तुलना पीओके से करते हैं, उनका स्वागत करना मेरे हिंदुत्व में फिट नहीं बैठता। सिर्फ मंदिर खोलने से ही क्या हिंदुत्व साबित होगा? हम इस देश का संविधान का ध्यान रखकर पूरा पालन करके ये सरकार चला रहे हैं। अगर हम संविधान का पालन कर रहे हैं, ये किसी को अच्छा नहीं लगता है तो ये कहना चाहिए। अगर इस पत्र का टाइमिंग देखा जाए तो ठीक उसी दिन पत्र लिखा जाता है जिस दिन भारतीय जनता पार्टी राज्य में मंदिरों के द्वार खोलने के लिए एक राज्यव्यापी आंदोलन करती है। राज्यपाल कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक एजेंडे को तूल देने का प्रयास कर रहे हैं।
महाराष्ट्र में सियासत की बहती नदी में कंगना रनौत ने भी अपने हाथ धो लिए हैं। उन्होंने उद्धव सरकार को गुंडा सरकार लिखते हुए ट्वीट किया और अपने ट्वीट में कंगना ने लिखा, गुंडा सरकार पर माननीय राज्यपाल महोदय ने सवाल उठाए, ये देखकर अच्छा लगा। गुंडों ने बार और रेस्टोरेंट तो खोले, लेकिन रणनीति के तहत मंदिरों को बंद रखा। सोनिया सेना तो बाबर सेना से भी बुरा बर्ताव कर रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार के खिलाफ मुद्दों की तलाश में थी और उसे बैठे बिठाए मंदिर का मुद्दा मिल गया। बीजेपी इस मुद्दे को तूल दे रही है क्योंकि उसे पता है कि अगर मंदिर खोलने का आदेश आ गया तो उसे वो अपनी जीत बताएगी और अगर नहीं आया तब तक वो इसी बहाने उद्धव सरकार पर हमले बोलती रहेगी। कमलेश उतार के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। महाराष्ट्र में दरअसल आज सुबह से ही मंदिर पर महाभारत छेड़कर बीजेपी के कार्यकर्ता सैकड़ों की तादाद में सिद्धिविनायक मंदिर पहले पहुंचे। कहने लगे मंदिर खोलो और मंदिर में प्रवेश करने के लिए वो कोशिशें भी करने लगे। यहां तक कि पुलिस ने रोका तो सड़क पर ही वो आरती तक उतारने लगे। आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कैसे बीजेपी नेताओं ने उद्धव सरकार से ये पूछा है कि माल मदिरा सब खुल रहा है, मंदिर क्यों नहीं? हम मंदिर में जाकर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी धर्म विरोधी एजेंडा इस महाराष्ट्र में चला रही है। महाराष्ट्र में मंदिर के लिए जंग। मंदिर खोलने के लिए सड़क पर बीजेपी। मंदिर को लेकर आर या पार। मंगलवार यूं तो बजरंगबली हनुमान का दिन माना जाता है, लेकिन मुंबई में सिद्धिविनायक भगवान गणेश के भक्त सड़क पर उतर आए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर मंदिर खोलने को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। किसी के हाथ में गणपति की मूर्ति आ गई तो किसी के हाथ में आरती की थाल। सड़क पर ही सिद्धिविनायक की पूजा शुरू हो गई। हिंदुत्व को ठेकने का बात कर रही है, हिंदुत्व को मारने की बात कर रही है, हिंदुत्व को मारने की बात कर रहे हैं। हम हिंदुत्व नहीं छोड़ेंगे, हम मंदिर में जाकर रहेंगे। इस भीड़ में कोरोना की फिक्र शायद ही किसी को थी। लोग आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे थे। बीजेपी कार्यकर्ता जबरन सिद्धिविनायक मंदिर में घुसने पर आमादा थे। पुलिस उनको रोकने की कोशिशों में जुटी थी। बीजेपी कार्यकर्ता महाराष्ट्र सरकार से पूछ रहे थे कि राज्य में अगर मदिरा की दुकानें खुल सकती हैं, तो मंदिर क्यों नहीं खुल सकते? श्रद्धा के साथ साथ आज मंदिरों के ऊपर छोटे मोटे व्यवसाय उपजीविका करने वाले भी लोग हैं, तो उनका ख्याल कौन करेंगे? मुझे लगता है अहंकार से भरा हुआ ये सरकार है। उनको ईगो हर चीज पे, ईगो हर इश्यू पे अहंकार से भरा हुआ है सरकार है, इसलिए इसी तरह के निर्णय लेते हैं वो। हंगामा बढ़ा तो पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। कार्यकर्ताओं की नारेबाजी तेज हो गई। इन्होंने यहाँ पर आरती की है, महाआरती यहाँ पर मंदिर के सामने की, पूजा की और अंदर जाने की कोशिश की। पुलिस ने सबको हिरासत में ले लिया है और इस वक्त उनको यहाँ जाने से मनाही कर दिया। और देख सकते हैं सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर यहाँ पर कितना पुलिस का बंदोबस्त लगाया गया है, क्योंकि फिर से कोई अंदर प्रवेश ना करे। जितनी भीड़ यहाँ पर थी, ना ही भीड़ की तरफ से कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, ना ही मास्क दिखाई दिए। यही बात को लेकर सरकार लगातार कह रही है कि अगर भीड़ इस तरह से जमा होती है और जिस तरह से महाराष्ट्र में, विशेषकर मुंबई में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, इसी के चलते सरकार खोलना चाहती है, लेकिन एक एसओपी बनाए। उधर पुणे शहर के तामड़ी जोगेश्वरी मंदिर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता जुट गए और भजन कीर्तन शुरू हो गया।
सैकड़ों की तादाद में इसमें महिलाएं शामिल थीं। बीजेपी कार्यकर्ता मंदिर खोलने की मांग कर रहे थे। इस मौके पर बीजेपी के एक कार्यकर्ता को कुंभकर्ण का रूप दिया गया था। प्रदर्शनकारी इससे ये संदेश दे रहे थे कि महाराष्ट्र सरकार कुंभकर्ण की तरह सो रही है। महाराष्ट्र के सिद्धिविनायक मंदिर से उठी आवाज शिरडी के साईं धाम तक पहुंची। 7 महीने से बंद मंदिर को खोलने के लिए बीजेपी के आध्यात्मिक प्रकोष्ठ के महंतों ने शिरडी में अनशन शुरू कर दिया। शिरडी में बीजेपी के इस प्रदर्शन में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया था। अनशन स्थल पर तरह तरह के पोस्टर लिखे थे। एक पोस्टर में लिखा था, वाह रे उद्धव तेरा खेल, मॉल रखते हैं खुले, मंदिर रखते हैं बंद। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने को लेकर बीजेपी आंदोलन कर रही है, जबकि महाराष्ट्र ही वो राज्य है जहां कोरोना संकट देश भर में सबसे ज्यादा है। राज्य में कई स्तरों पर छूट तो दी गई है, लेकिन धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत अभी नहीं मिली है। अब ये विषय कोरोना का नहीं बल्कि सियासत का हो गया है। शिरडी में नितिन राणे के साथ कमलेश सुतार और सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक। कोरोना के संकट काल में जब देश भर में कई राज्यों में मंदिर खोले गए हैं, महाराष्ट्र में ऐसा नहीं किया जा रहा है। संक्रमण का खतरा यही महाराष्ट्र सरकार बता रही है, लेकिन बीजेपी इस पर सियासत कर रही है। मंदिर के लिए नई जंग छिड़ गई, लेकिन महाराष्ट्र तो पहले से ही कोरोना की जंग में पस्त पड़ा है। देश भर में लॉकडाउन लगने से लेकर आज के दिन तक सबसे ज्यादा संक्रमित राज्यों की लिस्ट में महाराष्ट्र का नंबर पहला है। आज के आंकड़े देखें तो देश भर में कुल कोरोना मामले 71 लाख से ज्यादा हैं। वहीं महाराष्ट्र में कुल मामले 15 लाख से ज्यादा हैं, यानी पूरे देश में कोरोना मरीजों का 5वां हिस्सा। वहीं कोरोना से देश भर में अब करीब 1,10,000 मौत हो चुकी है, तो महाराष्ट्र में मौत का आंकड़ा 40,000 से ज्यादा है, यानी देश भर में हुई मौत का 1/3 से भी ज्यादा। मंदिर खोलने के मुद्दे पर घिरी महाराष्ट्र सरकार इन्हीं आंकड़ों की दुहाई देकर अपने फैसले को सही ठहरा रही है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि महाराष्ट्र में कोरोना दौर के बीच ही अब करीब करीब सब कुछ खोल दिया गया है, सिवाय मंदिरों के। 5 जून से शुरू हुए मिशन बिगन अगेन यानी लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था की नई शुरुआत के अभियान में राज्यों में चरणबद्ध तरीके से शर्तों के साथ रियायतें लागू की गई थी। 5 जून से शुरू हुए अनलॉक 1 में दुकान और 10% क्षमता के साथ निजी दफ्तर खोले गए। अनलॉक 2 8 जुलाई से 33% क्षमता के साथ होटल गेस्ट हाउस खोले गए। अनलॉक 3 5 अगस्त से मॉल रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की इजाजत मिल गई। अनलॉक 4 2 सितंबर से होटल गेस्ट हाउस को 100% क्षमता से काम करने की इजाजत दे दी गई। अनलॉक 5 5 अक्टूबर से बार रेस्टोरेंट को 50% क्षमता से खोलने की इजाजत मिली। अनलॉक 5 में बार और रेस्टोरेंट को इजाजत देना ही उद्धव सरकार पर हमले की बड़ी वजह है। कंगना भी इस बात को लेकर तंज कस रही हैं और भक्त भी उद्धव से यही सवाल पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में सिर्फ मंदिर ही बंद रखे गए हैं, क्या क्या खोला जाना बाकी है ये भी देखिए। स्कूल, कॉलेज, सिनेमा, एंटरटेनमेंट पार्क और सभी धार्मिक स्थलों पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि मंदिरों के नाम पर सवाल उठाना ज्यादा फायदेमंद है। आज समय आ चुका है कि उद्धव ठाकरे जी आपको हिंदुत्व का प्रमाण पत्र और पाठ राज्यपाल महोदय से लेने का समय आ चुका है। आप इस बात को नकार नहीं सकते हो कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के विचारों से आपने प्रताड़ना कब की कर चुके हो। आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि हिंदू हृदय सम्राट स्वातंत्रवीर सावरकर जी को जिन्होंने अपमानित किया, उनको आपने गोदी में बिठाया। वैसे सच ये भी है कि देश भर में ज्यादातर धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं और कोरोना गाइडलाइन के साथ अपने अपने धार्मिक रीति रिवाज निभाने में भी लोगों को कोई गुरेज नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र के भक्तों को अभी तक उद्धव सरकार के आशीर्वाद का इंतजार है। मुंबई से विद्या और कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। और अब आपको सीधे जबलपुर की ये रिपोर्ट दिखाते हैं। जबलपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक ऑटो और एक स्कूटी में मामूली सी टक्कर, लेकिन उसके बाद जो तस्वीर सामने आई उसने सबको दहला दिया। 48 घंटे बाद जो
मुख्य आरोपी थे। जिन लोगों ने पीटा था ऑटो वाले को, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर संस्कार धनी में ये कैसी दरिंदगी। ये रिपोर्ट देखें। मार डालने की हद तक मारपीट, जान लेने की हद तक जानलेवा, बेरहम होने की हद तक बेरहम। एमपी के गुंडे मवालियों के लिए कानून के क्या मायने हैं और पुलिस का रसूख यहाँ कैसे काम करता है, इसका सच इस तस्वीर के बहाने सामने आ गया। एमपी की सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर में कानून को ये मवाली इसी तरह रौंदते रहे और वहां मौजूद लोग तमाशबीनों की तरह सब कुछ देखते रहे। बात मामूली थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो खतरनाक था। जिस तरह एक शख्स ने ऑटो ड्राइवर को मारा, उससे लोगों की रूह कांप गई। झगड़ा स्कूटी से ऑटो की टक्कर के बाद शुरू हुआ। स्कूटी चला रही महिला ने टक्कर के बाद अपने परिवार वालों को बुलाया और फिर ऑटो वाले पर ऐसा कहर टूटा कि इसकी जान पर बनाई। महिला के परिवार वालों ने ऑटो वाले पर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। उसे जमीन पर गिराया गया, उसे लकड़ी के फट्टे से मारा गया। मार के बाद ऑटो वाला बेदम हो गया। बावजूद इसके सड़क छाप मवालियों ने उसे मारना जारी रखा। जब इससे भी इनका मन नहीं भरा तो बाइक पर ऑटो ड्राइवर को लाद कर ले जाने की कोशिश की गई। ये सारा तमाशा काफी देर तक सड़क के बीचों बीच चलता रहा। सड़क पर ये मवाली ऑटो ड्राइवर को मारता रहा, उसके बाल खींचता रहा, उसे जमीन पर पटक कर उसे मारने की हद तक हमला बोलता रहा। लेकिन किसी ने यह खबर पुलिस तक पहुंचाने की जहमत नहीं उठाई। तमाशबीनों ने ना तो मारने से रोका और ना ही किसी ने ऑटो ड्राइवर की जान बचाने की कोशिश की। हमने झटके से गाड़ी मोड़ा, मैं अपनी गाड़ी दबाया। मेरी गाड़ी तो लोड थी, लेकिन अब वो 3 पहिया है सर, वो तो पलटेगी। तब उनको धक्का लग गया होगा। तब उसी समय फिर लोगों ने लेडीज भी मारी मेरे को, उनकी बड़ी वाली। और उसके बाद फिर थोड़ी देर में लड़के आए, वो मारने लगे और फिर मेरे को टांग के ले गए जानवरों जैसे। और फिर आगे ले जाके रास्ते भर तो मारते गए, घसीटते ले गए पैर से। और फिर आगे ले जाके साइड पर रोका, वहाँ भी मारा। फिर वहाँ से ले जाके थाने में ले जाके फेंक दिए मुझे। पुलिस को इस मारपीट की खबर वायरल हुए वीडियो से मिली। पुलिस ने इस वायरल वीडियो के आधार पर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल ये है कि कानून को हाथ में लेने की छूट इन मवालियों को किसने दी? जान लेने की हद तक किसी पर हमला करने की हिम्मत इनमें कहां से आई? सवाल ये है कि जबलपुर में कानून का राज चल रहा है या फिर सड़क छाप गुंडों का? धीरज शाह, जबलपुर, आज तक।